इश्क आवारा मुकम्मल बोल्ड कहानी किस्त नंबर 123। मेरा नाम नईम है, माँ बाप का इकलौता बेटा। मेरे वालिद साहब रेलवे में जॉब करते थे। ये इन दिनों की बात है जब ग्रेजुएशन के लिए मुझे लाहौर जाना था। इकलौता होने की वजह से मेरे घर वाले मुझे हॉस्टल में भेजने के सख्त खिलाफ थे। बकौल अम्मा के हॉस्टल के खाने खाकर मेरी सेहत का सत्यानाश हो जाना था। मेरी सेहत माशाल्लाह काफ़ी बेहतर थी। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत चस्का था। कॉलेज की लाइब्रेरी से लेकर ऑनलाइन रीडिंग तक मैंने हर तरह की बुक्स पढ़ रखी थीं। इंटर के पेपर्स के बाद मुझे कहीं से सेक्सी रिसाला मिल गया। इस उम्र में ऐसी चीज़ें किसे नहीं पसंद होती, लेकिन मैं हर चीज़ को इल्म की हद तक पढ़ता था और उस वक्त तक किसी मनफी सरगर्मी में नहीं था। मेरे बस दो ही शौक थे, एक्सरसाइज और बुक्स रीडिंग। बुक्स ने मेरे इल्म में बेहतरी लाई और एक्सरसाइज ने मेरे स्टैमिना में। अभी लाहौर कहाँ रिहाइश रखनी है इस पर बहस हो रही थी कि एक दिन मेरी अम्मा के मैके गांव से उनकी सहेली किसी काम से हमारे गांव आई। जब उसे पता चला तो उसने बताया कि उसकी कज़िन शाजिया का लाहौर में डबल स्टोरी घर है, जहां वो अपने मियाँ बेटे और बहू के साथ रहती है। उसका मियाँ और बेटा दोनों ट्रक ड्राइवर हैं और लाहौर से कराची, कोयटा, पेशावर तक लंबे फेरे लगाते हैं और हफ्तों घर नहीं आते। और वो अकेली ख़वातीन अकेली रहने से भी परेशान हैं कि ज़माना ख़राब है और किराएदारों से भी डरती हैं कि जाने कौन कैसा हो। उन्होंने अम्मा को तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, वो शाजिया आंटी से बात करेंगी और फिर उन्हें बताएंगी। मेरी आज़ादी की सारी ख्वाहिशें दम तोड़ने को थीं, लेकिन क्या करता। चंद दिन बाद अम्मा की सहेली का फ़ोन आया कि सब बंदोबस्त हो गया है। उनकी कज़िन जो अम्मा को भी जानती थीं, बहुत खुश हुई कि घर का बच्चा मिल गया, आसरा रहेगा। और यूं एक दिन मैं अपने अब्बा के साथ लाहौर रवाना हो गया। मेरे साथ माँ की बहुत सी दुआएं और बहुत सी पंजीरियाँ भी हमरा थीं। अब्बा मुझे लाहौर छोड़ने आए। शाहदरा में उनका घर था। हम सुबह 11 बजे पहुंचे। आंटी शाजिया ने बहुत खुशी से हमारा इस्तकबाल किया और मुझे साथ लगाकर बोली, बहुत चंगा होया तुम यहाँ आ गए। वो जाने क्या सोचकर मुझे साथ लगा रही थी, मुझे अपना पता है कि मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसी कुछ अनहोनी सी। दोपहर की खाने के बाद अब्बा वापस चल दिए। तब तक आंटी शाजिया से ही बातें होती रहीं। उनकी बहू किसी सहेली की शादी की शॉपिंग के लिए उसके साथ गई थीं। अब्बा के जाने के बाद आंटी ने कहा, आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। 2 मंजिला घर था जिसकी ऊपर वाली मंजिल पर 2 कमरे, एक हॉल और किचन बाथ था। मैंने शुक्र किया कि प्राइवेसी है। मैंने कहा मैं ऊपर वाली मंजिल पर रिहाइश रखूंगा। उन्होंने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी, बेशक ऊपर सो जाना लेकिन रहना नीचे भी, हम अकेले रह रहकर बोर होती इत तक। मैंने नोट किया कि अब्बा के सामने बड़ी चादर में आंटी शाजिया अब घरेलू दुपट्टा में इतनी बड़ी नहीं लगती थी जितना मैंने सोचा समझा था। थोड़ी सी मोटू, 40 साल के आसपास ही लगती थी। उनकी सबसे अहम चीज़ उनका भारी सीना था जो उथल पुथल करता रहता था। शाम के वक्त मैं ऊपर अपना सामान सेट कर रहा था। हॉल को एक्सरसाइज के सामान से सजाया, एक कमरे को स्टडी रूम और अपने नए बुरे नॉवलों को सजाया और छिपाया। जब बाहर दरवाजे पर किसी ने जेबेल दी। घर का इकलौता मर्द होने की वजह से मेरा फ़र्ज़ बनता था कि देखूं बाहर कौन है। मैंने मुंडेर से नीचे झांका। आफ, जैसे ही मैंने नीचे देखा, कोई लड़की झुके दरवाजे के पास सामान रख रही थी। दूसरी लड़की टैक्सी में बैठी उसके दरवाज़ा खुलने और अंदर जाने के लिए इंतज़ार कर रही थी। लड़की के झुकने से ऊपर से बिल्कुल उसकी क्लीवेज वाज़ेह थी और क्लीवेज की एक तरफ लाल रंग का तिल, दाल चने के बराबर तिल। मैंने अंदाज़ा लगाया कि यही आंटी की बहू हैं। आफ, उसका तिल मेरी जवानी को धड़का गया। कुछ देर के बाद मुझे आंटी ने नीचे से आवाज़ दी और मैं हल्का सा सर में नीचे को चला गया। सामने बरामदे में आंटी पलंग पर नीम दराज लेटी थीं, चादर बस नाम की ली हुई। मुझे देखकर उन्होंने खिसक कर जगह बनाई और कहा, इधर आ जाओ बच्चिया, और मैं उनके पाइंथी साइड पर सिकुड़ कर बैठ गया। सामने कुर्सी पर वही लड़की बैठी थी, शाने पे दुपट्टा अटका हुआ जो कोशिश के बावजूद उनके भारी उभारों को छुपाने में नाकाम हो रहा था। वो लड़की आंटी को शॉपिंग दिखा रही थी। आंटी ने मुझे मुखातिब किया, ये अंबर है मेरी बहू तुम्हारी भाभी, और अंबरीन ये नईम है, बताया था ना मैंने तुम्हें। भाभी ने मेरी तरफ देखा और स्माइल दी, साथ ही हाथ आगे बढ़ाया। मैं थोड़ा सा झिझका और फिर हाथ बढ़ा दिया। अफ, जैसे ही उनका हाथ थामा, जैसे नंगे तार को छू लिया हो, पूरे बदन में जैसे करंट सा दौड़ा। फिर मेरे अंदर मेरा फितरी एतमाद जागा और मैंने हाथ खींचते हुए उंगली से हल्का सा हथेली को मिस किया। उनके चेहरे पर एक रंग सा गुजरा। कुछ देर बाद वो खाना बनाने में मग्न हो गईं और खाला मुझे अपने गांव और मेरी अम्मा की कहानियां सुनाती रहीं। मैं उठने लगा था कि आंटी ने कहा, लो तुम जा रहे हो, इतनी रौनक लगी थी, आओ अंदर बैठते हैं, बाहर हल्की ठंड हो रही थी।
वो मुझे लिए अंबर के कमरे में आ गईं। सामने बेड सजा पड़ा था। कॉर्नर पर भाभी और उनके बंदे की फोटो लगी पड़ी थी। बहुत ही आम सा बंदा था। भाभी सुर्ख लहंगे में कयामत ढा रही थीं। दुल्हन फोटोज की टेबल फ्रेम पे सजी उनकी तस्वीर जिसमें सुर्ख तिल हल्की सी छिप दिखा रहा था। थोड़ी देर बाद भाभी भी आ गईं। बात करते जब भी मेरी नज़र उनसे टकराती वो निगाह फेर लेती। थोड़ी देर बाद भाभी बोली, अम्मा अब दवाई खा लें, आपकी तबीयत नहीं ठीक, और उनके करीब आकर उन्हें दवाई खिलाने लगीं। हल्का झुकने से उनका क्लीवेज और दमकते बोब्स। मेरी नज़र रुक गई। शायद उन्हें अंदाज़ा हो गया था। वो जल्दी से सीधी हुईं और हल्का सा घूरा। कुछ देर बाद खाला बोली, अरे अंबरीन चाय बना ला, सर फटा जा रहा। आंटी ने दोनों हाथों से सर दबाया। भाभी चाय बनाने चली गई तो मैंने कहा, शुक्र है आप चाय बोली, मेरी बहुत आदत। तब वो हंसी और बोली, तो बता देते ना नईम, तुम इस घर को अपना घर समझो, जो दिल करो करो। मैंने कहा, वाह जी, और थोड़ी हिम्मत करके कहा, आप किस चीज़ की दवाई खाती हैं? कहती ब्लड प्रेशर की। मैंने कहा, ओह, इतनी कम उम्री में ब्लड प्रेशर शूट कर जाता। मैंने मक्खन लगाया। लो बुढ़ी हो गई अब तो। मैं उन्होंने मायूसाना जवाब दिया, अरे नहीं, कब, आप तो लगती नहीं भाभी की सास, बड़ी बहन लगती बस। ऐसा कहने से वो अचानक खेलोखीं। मैंने अगला तीर चलाया और कहा, सच्ची आप बहुत ग्रेसफुल हैं, सच्ची। वो जैसे शर्मा सी गईं और कहा, चल झूठे। मैंने कहा, सच्ची, आप तो अभी जवान हैं। ऐसा कहते मेरी नज़र उनके भारी सीने पर थी। उन्हें भी एहसास सा था। एक चमक उनकी आंखों में लहराई, जैसे शिकारी की आंखों में शिकार देखकर, और कहा, अच्छा जी, क्या क्या ग्रेस है? उन्होंने हल्का झुककर पूछा। अभी मैं बताने लगा था कि भाभी के कदमों की आहट से वो सीधी हुई और जरा अलग होकर बैठ गईं। मेरी किताबी इल्म ने बताया कि कुछ दाल में काला है। चाय पीते समय वो आम बातें करती आईं। फिर मैंने कहा, चलें आप रेस्ट करें, मैं भी चलता हूँ। तब वो भी उठी और कहने लगी, मैं भी चलती हूँ अपने कमरे में, ये तो अंबर का कमरा है, और मेरे साथ ही चल दी। भाभी अलमारी खोले सारी शॉपिंग अंदर रखने में बिजी हो गईं। बाहर निकलकर मैं जीनों की तरफ जाने लगा तो उनकी आवाज़ आई, बहुत बेमुरव्वत हो भई, ये भी नहीं कहा आंटी आपको कमरे तक छोड़ाऊं, तबीयत खराब मेरी। मैं शर्मिंदा हुआ और कहा, चलिए ना। बरामदे के एंड पर उनका कमरा था। आओ तुम्हें अपना कमरा दिखाऊं। वो मुझे दावत देती अंदर गईं। उनके कमरे में भी उनकी तस्वीर टंगी थी, कुछ साल पहले की। मैंने कहा, वाह क्या कमाल तस्वीर है। तब वो मुड़ी और कहा, याद आया, अब बताओ क्या ग्रेस नजर आई? मैं थोड़ा सा झिझका और कहा, आप मुकम्मल ग्रेसफुल हैं। लो ये क्या बात हुई? उन्होंने हल्का सा अब्रू खम किया। शर्माओ नहीं। तौबा तुम कितने शाई हो। उन्होंने मेरे रुखसार को छुआ। अब उनका रुखसार छूना था कि मुझे झरझरी सी आ गई। उनका लम्स आतशीन था। मैंने थूक निगला और कहा, तो बता दूं? मेरे अंदर फिर हिम्मत जागी। मेरा किताबी इल्म मुझे अलार्म दे रहा था। आप गुस्सा कर गई तो? लो अपनी तारीफ पर कौन गुस्सा करता। उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया। मैंने हिम्मत करके कहा, आपका फिगर बहुत कमाल का है, हैवी फिगर, लविंग। वो एक लम्हे को चुप सी हो गईं, जैसे इतनी तेजी की उन्हें उम्मीद न हो। उम्मीद मुझे भी कहाँ थी, बस बोल दिया तो बोल दिया। अगले लम्हे उनके गाल गुलाबी हुए, सफ़ेद गोलू चेहरा सुर्ख अनार सा, और उनकी आंखों में फिर वही चमक लहराई। वो बोली, बदतमीज़। मैंने जानबूझकर मुंह बनाया और कहा, देखा डांट दिया ना। अरे कब? वो मेरे पास आई और कहा, ये लाड से कहा। मैंने हिम्मत पकड़ी और कहा, तो लाड से एक बात मैं भी पूछ लूं? उन्हें शायद अंदाज़ा हो गया था कि क्या बात। उनकी आवाज़ लर्जी। मैंने कहा, इस ग्रेसफुल चीज़ का साइज़ क्या है? मैंने आखिरी हद तक हिम्मत जमा करके आर या पार सवाल पूछ लिया। वो चुप। मुझे लगा कुछ गलत हो गया। मैं सर झुकाए बाहर निकलने लगा। दरवाज़ा खोलकर मैं 2 कदम बाहर निकला था कि उनकी आवाज़ आई, बुद्धू लड़के। मैं पीछे देखा, वो दरवाजे के बिल्कुल पास लगी खड़ी थीं, और उन्होंने कहा, इसका साइज़ 40 है। साथ ही शर्माकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा दिल धड़क उठा और दिल में नारा गूंजा, वो मारा। अपने कमरे में आकर इसी बारे सोचता रहा। मुझे लगने लगा कि आंटी बच्चेबाज है, और मेरे जैसा बच्चा जो काफ़ी क्लीन भी है, घर में भी है। अचानक कमरे में किसी बेल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा तो साइड टेबल पर फ़ोन बज रहा था। मैं कुछ देर इंतज़ार किया। मैं गांव का बंदा, किसी का घर जाने किसका फ़ोन हो। कुछ देर बेल के बाद फ़ोन बंद हो गया। इन्हीं ख्यालों में गुम था कि सीढ़ियों पर से आवाज़ आई, नईम। मैं चौंक कर बोला, जी। ये भाभी की। कंबल ले लो। सीढ़ियों पर आकर वो वहीं से बोली। मैं वैसे ही कमरे से बाहर निकला। वो सीढ़ियों पर 2 कदम नीचे खड़ी थीं। जाग रहे तो इंटरकॉम क्यों नहीं उठाया? लाइट जलती देखकर आवाज़ दी। कंबल रखना भूल गई थी, रात ठंड हो जाती ना। ओह,
मैं समझा फ़ोन है, मुझे इंटरकॉम का नहीं पता। मैं सहन में रोशनी में खड़ा था और वो हल्के अंधेरे में। मुझे लगा बात करते करते उनकी नज़र मेरे ट्राउज़र पर रुकी और वो जैसे चौंकी हूँ जल्दी से नज़र घुमाकर उन्होंने ब्लैंकेट दिया और कहा बेल देती हूँ, फ़ोन सुन लेना। इतने में बेल फिर बजी। दूसरी तरफ भाभी थीं। उन्होंने मुझे इंटरकॉम का बताया और कहा कभी कोई अचानक काम हो तो इंटरकॉम यूज़ कर लेना, इसका दूसरा सेट मेरे कमरे में ही है। मेरे अंदर जैसे ढोल से बजे। मैंने शुक्रिया कहा और कहा जी ज़रूर। तब उन्होंने 2-4 बातों के बाद कॉल काट दी। अगली सुबह मेरी आंख देर से खुली। 11 होने वाले थे तो जिस्म एक्सरसाइज के लिए टूट रहा था। देर सही लेकिन कुछ वर्जिश तो करनी थी ना। मैंने हॉल में ही टेबल पर टांगे जमाकर डंटर शुरू कर दिए। साथ मेरा जहन आंटी और भाभी के बारे सोच रहा था। वार्म अप के बाद मैंने शर्ट उतारी और प्रैक्टिस करने लगा। कानों में हैंड फ्री लगाकर तेज